लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसकी एग्जाम आने वाले समय में जल्द ही आयोजित की जाएगी। तो इस लैब असिस्टेंट की एग्जाम में जीके पूछा जाएगा, साथ में साइंस पूछी जाएगी। ठीक है। और साइंस में आपको 3 पार्ट मिलेंगे। इसमें आपको फिजिक्स, साथ में केमिस्ट्री और साथ में आपको बायो के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी 33 क्वेश्चंस मिलेंगे और बायो के 34 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे, 33 फिजिक्स, 33 केमिस्ट्री और 33 बायो के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहां पर आप देखें कि जो फिजिक्स के 33 क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो फिजिक्स आपको आनी ही चाहिए। आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरीके का है कि मेरिट काफी हाई जाती है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आपको कवर करना होगा। और जो स्टूडेंट्स बायो से रिलेटेड हैं उन स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स थोड़ी सी जटिल पड़ जाती है। तो हम आपके लिए फिजिक्स के सभी टॉपिक्स के वीडियोज लेकर आए हैं। सभी टॉपिक्स के आपको वीडियोज मिल जाएंगे, साथ में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे नोट्स। सभी टॉपिक्स के जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम में आने वाली फिजिक्स है उसके सभी टॉपिक्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए वीडियोज, क्वेश्चंस और नोट्स ये सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंटिन्यू आप हमारे साथ में बने रहिए तो आपको वीडियोज, नोट्स और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। इन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। सॉल्यूशन के वीडियोज आप कंटिन्यू देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा है लैब असिस्टेंट का, मैंने बता दिया हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी नया वीडियो भी लेकर आए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यार्थियों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे जो फिजिक्स का पहला पार्ट है, अध्याय है, वो हमारे पास में है दर्द पिंड गतिकी। दर्द पिंड गतिकी। और इसमें आज हम देखेंगे बलाघूर्ण का टॉपिक। बलाघूर्ण हम आज लेकर चलेंगे। विद्यार्थियों समझेंगे। देखिए बल और बलाघूर्ण, बल हम जानते हैं, बलाघूर्ण के बारे में यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बलाघूर्ण क्या है, बलाघूर्ण हमें यहां पर देखना है, समझना है। तो बलाघूर्ण को हम टो से पुट करते हैं। और देखिए बलाघूर्ण क्या है, एक तरीके का बल ही होता है, बल ही है जो क्या करता है, किसी वस्तु को घूर्णन गति करवाता है। घूर्णन गति का मतलब ये हो गया है कि जो पिंड है वो एक निश्चित पथ के ऊपर घूमता है। क्या कर रहा है, घूमता है। तो यदि कोई पिंड पर बल लगे, इस तरीके से बल लगे कि जिसके कारण से वो एक निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट, जैसे एक निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट, एक निश्चित रेखा के रेस्पेक्ट कोई पिंड, ये जैसे हमारे पास में कोई पिंड है और वो इस अक्ष के रेस्पेक्ट यदि घूम रहा है तो ये होती है इसकी घूर्णन अक्ष। जिस रेखा के रेस्पेक्ट वो घूमता है उसको हम कहते हैं घूर्णन अक्ष। ये हमारे पास में पिंड है, ये क्या है, पिंड। और इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये चारों ओर यदि चक्कर लगाता है, जिस बल के कारण से लगाता है और घूर्णन गति करता है, तो उसको हम कह देते हैं बल आघूर्ण। तो विद्यार्थियों यहां पर बल आघूर्ण की हमने 2 डेफिनेशन दी है। आप देखेंगे कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी बल का घूर्णी प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है। ये पहली डेफिनेशन हमारे सामने आ गई है कि ये हमारी घूर्णन अक्ष है
और इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट यदि कोई बल लग रहा है जिसके कारण से पिंड घूर्णन गति करता है, तो उस बल के उसको प्रभाव को हम क्या कहते हैं? बलाघूर्ण कहते हैं। दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी अक्ष से जुड़े पिंड पर बल लगाया जाता है, एक घूर्णन अक्ष है, मतलब अक्ष है और उससे कोई पिंड जुड़ा हुआ है, बल लगाते हैं, तो पिंड घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है या घूमने का प्रयास करता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इस बल के प्रभाव को हम बलाघूर्ण कहते हैं, बलाघूर्ण कहा जाता है। तो यह है बलाघूर्ण की डेफिनेशन। विद्यार्थियों, आपने खिड़कियों को खोला होगा जैसे, या कैंची को हम जब चलाते हैं, या हैंडपंप को जब हम चलाते हैं, तो इन सब के अंदर बलाघूर्ण का प्रभाव होता है। देखिए यहां पर हमने एक डायग्राम आपके सामने रखा है कि ये कोई पहिया है और इस पहिए के ऊपर इस दिशा में बल लगाएं, इस डायरेक्शन में यदि हम बल लगाते हैं तो ये इस तरीके से घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमेगा, घूर्णन गति करेगा। तो एक बल लग रहा है और उस बल के कारण से पिंड घूर्णन गति यदि करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बलाघूर्ण कहते हैं। देखिए बलाघूर्ण का जो फॉर्मूला है उसके लिए हम देख लेते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास में कोई बल लग रहा है F, और इस बल के प्रभाव में एक अक्षवाई तल हमने ले लिया है। और देखिए यहां पर इस डायग्राम को आप देखें, ये हमारे पास में है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और इसमें हमने इस मूल बिंदु O और यहां से हमने ले लिया, ये कोई पॉइंट P पर पिंड है हमारे पास में, इस पर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहां पर इस पिंड की जो डिस्टेंस है घूर्णन अक्ष से, वो इस पोल R है, बल लग रहा है F। आप यहां पर देखेंगे इस R और F के बीच का जो कोण है वो फाई है, यहां पर दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है? फाई है। और इस स्थिति में उस कण की स्थिति का जो सदिश है, स्थिति सदिश है, वो R है। तो बलाघूर्ण को देखिए इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, घूर्णन अक्ष से दूरी इंटू बल, इसे R इंटू एफ से पुट कर सकते हैं, R वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से इसको पुट किया जा सकता है। तो हमारे पास में टो का फॉर्मूला क्या आ गया है? आर एफ साइन फाई, जहां ये जो फाई होता है वो आर और एफ के बीच का कोण होता है, आर और एफ के बीच का ही कोण होगा। इसे हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, बलाघूर्ण टो बराबर बल और बल की क्रिया रेखा होती है उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी। तो इस तरीके से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो यहां से बल तो हमारे पास में F और घूर्णन अक्ष से उसकी जो सीधी दूरी है, देखिए यहां से हमने ये वाली जो रेखा है, ये हमने यहां पर इसको बल को पीछे बढ़ाया और ये यहां से जो दूरी निकाली, ये है इसकी सीधी दूरी जो कि D है। तो हम टो को ये जो टो है इसको F इंटू डी के रूप में भी लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब यदि इस D का मान निकालें तो इस डायग्राम को आप देखें गौर करके, D का यदि मान निकालना है तो इसमें हम लगा देंगे साइन फाई, और साइन फाई देखो ये एंगल R और F, R इधर है, इस डायरेक्शन में R है और F के बीच का कोण फाई है, तो यहां से ये वाला जो एंगल है वो फाई हो गया। तो साइन फाई बराबर लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब इस फाई के सामने वाली जो भुजा है वो है D और कर्ण हो गया है यहां पर R। तो D बराबर हमारे पास में आ गया है R साइन फाई, D के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं? R साइन फाई। तो मैंने यहां पर R साइन पुट कर दिया, तो टो वेक्टर बराबर क्या आ गया? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, जो हमने पहले ही बता दिया। आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। ये कैसे आया, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब क्या है कि बलाघूर्ण एक सदिश राशि होती है और ये एक अक्षीय सदिश है। विद्यार्थियों, जब जैसे मान लीजिए कि ये पिंड इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है तो बलाघूर्ण इस पर काम करता है, तो टो इस घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा। आप इसको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की सहायता से, मैक्सवेल पेंच नियम की सहायता से, जो पिंड घूम रहा है उस अक्ष के रेस्पेक्ट आप दाहिने हाथ की अंगुलियों को रखेंगे तो अंगूठा इस अक्ष के अनुदिश होगा
और उधर ही टो की डायरेक्शन होगी। और जिन सदिश राशियों की डायरेक्शन घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है उन राशियों को हम अक्षीय सदिश राशियां कहती है। कैसी राशियां होती है वो? अक्षीय सदिश होती है, क्योंकि हम सदिश को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। तो ये जो बल आघूर्ण है वो एक अक्षीय सदिश होता है। क्लियर? और इसकी डायरेक्शन देखिए, हम इस बल आघूर्ण की डायरेक्शन दाहिने हाथ के पेंच नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे आप देखें, हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है, टो बराबर आर एफ साइन फाई। ये जो फाई है वो आर और एफ के बीच का कोण है। अब हम इसमें कंडीशन डालें कि फाई बराबर यदि हम 0 डिग्री पुट करें तो टो बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा? आर एफ साइन 0। और साइन 0 का मान होता है 0, तो टो का मान कितना आ गया हमारे पास में? 0 आ चुका है। ये जो मान होता है वो न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। क्लियर? और दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि जब आप फाई बराबर कितना ले लेते हैं? 90 ले लेते हैं। 90 लेंगे तो टो बराबर आर एफ साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो टो का मान आ गया है आर एफ। ये जो मान होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। क्लियर? इसके साथ में हम फिर से यदि हम फाई की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री पुट कर दें, तो फाई का जो मान है वो 180 डिग्री जब हम पुट करेंगे तो आर एफ साइन 180, साइन 180 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो टो का मान फिर से हमारे पास में कितना मिल गया है? 0 प्राप्त हो गया है। तो जब आप फाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 180 डिग्री पुट करते हैं, तो टो का मान आपको 0 मिलेगा, जो कि न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। टो का हमारे पास में फॉर्मूला है आर एफ साइन फाई, ये वाला फॉर्मूला है। अब यहां से आप देखेंगे इसका मात्रक क्या होगा? टो का मात्रक वही होगा जो आर इंटू एफ का मात्रक होगा। तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन, एफ का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और आर का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो यहां पर आपको फॉर्मूले के साथ में इसका मात्रक भी ध्यान में रखना है। देखिए, ये जो मात्रक है वो है एमकेएस पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में इसको हम डाइन इंटू सेंटीमीटर भी पुट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बल आघूर्ण की विमा। तो टो की विमा वही होगी, टो की विमा वही होगी जो आर इंटू एफ साइन फाई की विमा होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की जो भी विमा होती है वो राइट हैंड साइड की विमा होती है। आर की जो विमा है वो तो डिस्टेंस है, तो L1 इसकी विमा हो गई। और ये जो एफ है, बल है, M1 L1 T-2 इसकी विमा हो गई। तो टो की जो फाइनली जो विमा है वो आ गई हमारे पास में M1 L2 T-2, ये हमारे पास में विमा आ चुकी है। क्लियर? तो ये है बल आघूर्ण की विमा, इसे आप ध्यान में रखें। देखिए, इस में हमने इस टॉपिक के अंदर आपको बल आघूर्ण की जो डेफिनेशन है वो ज्यादा मायने नहीं रखती कंपटीशन एग्जाम में। आपको फॉर्मूले का ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करें। जब हम क्रॉस का साइन हटा देंगे तो आर एफ साइन फाई रख सकते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप इसकी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू का ध्यान रखें, मात्रक ध्यान रखें और विमा का ध्यान रखें। अभी तक जो हमने वीडियो पढ़ा है इसमें से इन महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट करके रखना है। अब देखिए विद्यार्थी, यहां पर एक महत्वपूर्ण लाइन यहां पर देखेंगे कि दिए गए बल तथा कोण के लिए हम यहां पर बल और कोण को फिक्स कर लें, तो जो बल आघूर्ण का परिमाण है वो आर पर निर्भर करता है। हम टो का फॉर्मूला क्या जानते हैं? टो बराबर जानते हैं आर एफ साइन फाई, ये जानते हैं। यदि एफ और फाई नियत हो, एफ और फाई दोनों क्या हो? यदि नियत हो तो टो है वो आर के समानुपाती हो जाएगा।
यदि आर इंक्रीज करोगे तो यहां पर टो भी इंक्रीज हो जाएगा, आर यदि डिक्रीज करोगे तो टो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे आर का मान अधिक हो तो बल आघूर्ण का मान अधिक होगा। साथ में आप देखेंगे पिंड को घुमाना आसान होगा, क्योंकि बल आघूर्ण जितना ज्यादा होगा तो उसको घुमाना उतना ही अधिक आसान होगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो यहां पर आप देखेंगे, आप पहला एग्जांपल कि दरवाजा खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिकतम दूरी पर लगाया जाता है। हम ये जानते हैं कि जो दरवाजे हैं जब उनके ऊपर हम बल लगाते हैं तो वो घूर्णन गति करते हैं, तो उनका जो हत्था होता है वो अधिकतम दूरी पर लगाया जाता है। जैसे ये हमारे पास में कोई गेट है और इस गेट के अंदर ये हमारा दरवाजा है, ठीक है। हत्था होता है इसको खोलने और बंद करने वाला पार्ट। तो खोलने और बंद करने के लिए जो पार्ट हम यूज में ले रहे हैं इसको हम कह रहे हैं हत्था। ये आपको समझना है। ये जो हत्था होता है वो इसकी घूर्णन अक्ष, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, ये इसकी क्या है, घूर्णन अक्ष है। तो घूर्णन अक्ष से मैक्सिमम दूरी पर होना चाहिए। देखो इससे क्या होगा, ये आर है वो अधिक हो जाएगा, आर जब ज्यादा होगा तो टो का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर। तो आर ज्यादा तो टो का मान ज्यादा, और टो का मान ज्यादा है तो ये आसानी से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, घुमाना इसको आसान हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आप देखें कि पेंचकस का दूसरा एग्जांपल देखें, हत्था है वो मोटा बनाया जाता है। पेंचकस इस तरीके से होता है, इस तरीके से होगा, उसका जो सिर होता है ये इस तरीके से पेचकस होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको थोड़ा सा मोटा रखते हैं। अब मोटा रखने के पीछे रीजन समझेंगे आप यहाँ पर कि मोटा हम इसको क्यों रख रहे हैं, ऐसा क्या है रीजन कि इसको मोटा रखना पड़ रहा है। तो उसके पीछे आप रीजन समझ लीजिए कि ये इसकी घूर्णन अक्ष हो जाएगी, ये इसकी क्या है, घूर्णन अक्ष। और घूर्णन अक्ष से ये वाली जो डिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा होगी बल आघूर्ण उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी भी पेच के अंदर जो उसका हत्था होता है मोटा रखा जाता है। क्लियर। तीसरा एग्जांपल देखें कि अनाज पीसने की जो हस्तचलित चक्की है उसमें हत्था उसकी परिधि के नजदीक लगाया जाता है। देखिए जो हाथ से अनाज पीसने वाली जो चक्की होती है उसमें इस तरीके से पत्थर के दो पार्ट होते हैं। क्लियर। ऐसे पार्ट होते हैं, यहां से अनाज डाला जाता है इस भाग से, और दोनों पार्टों के बीच में से यहां से ये आटे के रूप में बाहर निकलता है। क्लियर। इसको घुमाने के लिए एक हत्थे का हम प्रयोग करते हैं, इसको हाथ से घुमाया जाता है, इस तरीके से इसको घुमाया जाएगा। तो ये जो हत्था है इसके सेंटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए। आर जितना ज्यादा होगा, आर अधिक, आर अधिक होगा तो जो टो है उसका मान भी अधिक होगा, और जब टो अधिक हो जाता है तो उसको घुमाना आसान हो जाता है। तो आप इन एग्जांपल्स को समझेंगे कि इनको हत्थे को दूर रखा जाता है, इसलिए घूर्णन अक्ष से दूर रखा जाता है, इसलिए दूर रखा जाता है ताकि टो का मान अधिक हो जाए और उसको घुमाना आसान हो जाए। क्लियर। इसी तरीके से अगला जो एग्जांपल है वो है कि हेडपंप का जो हत्था होता है वो लंबा रखा जाता है। हम ये जानते हैं कि हेडपंप के अंदर क्या होता है, एक हत्था होता है, और हत्थे को जितना लंबा रखेंगे, ये ऐसे है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आर है, आर जितना ज्यादा होगा टो उतना ही ज्यादा होगा, इसको घुमाना उतना ही आसान होगा। तो हमारे को इसको हिलाने के लिए ऊपर नीचे ये इसकी यहां से घूर्णन अक्ष जा रही है, ये मैंने जो ब्लैक ब्लैक किया है डॉट बनाया है मोटा सा, इससे ये घूम रहा है इसके रेस्पेक्ट। और यहां पर हम बल लगा रहे हैं, इसको नीचे दबा रहे हैं, तो बल और घूर्णन अक्ष के बीच की जो डिस्टेंस है आर है वो जितनी ज्यादा होगी टो उतना ही ज्यादा होगा, और टो जितना ज्यादा होगा बल आघूर्ण भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर।
इसी प्रकार से नल या पाइप की चूड़ियां खोलने के लिए प्रयुक्त रेंज का हत्था लंबा रखा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जो पाना रेंच इस तरीके से उसका आकार होता है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जैसे हमारे को कोई बोल्ट चूड़ी खोलनी है तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, फिर इसको यहाँ से घुमाया जाता है। तो ये यहाँ से इस जगह से तो इसकी घूर्णन अक्ष जा रही है, इस बिंदु से होकर इसकी क्या गुजर रही है, घूर्णन अक्ष गुजर रही है। क्लियर। अब इसको हम यहां से घुमा रहे हैं, तो यहां से जब घुमाएंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा होगी, आर जितना ज्यादा होगा, टॉर्क का जो मान है उतना ही ज्यादा होगा, घुमाना आसान हो जाएगा। घुमाना क्या हो जाएगा, इसको आसान होगा। क्लियर। फिर देखें आप, कि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्यरत हो तो बल आघूर्ण है। क्योंकि जब एक पिंड है घूर्णन गति कर रहा है और एक से अधिक यदि बल काम कर रहे हैं, तो जो कुल बल आघूर्ण है तो वो अलग अलग बलों के कारण से उत्पन्न बल आघूर्णों के योग के बराबर होगा। इस तरीके से इसको हम पुट कर सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके पश्चात देखें कि यदि किसी पिंड पर बल आघूर्ण शून्य हो, कि यदि कोई पिंड है उस पर बल आघूर्ण यदि शून्य काम कर रहा है तो पिंड घूर्णी साम्यावस्था में कहलाता है। देखो इसका मतलब समझ लेना कि किसी पिंड पर लगने वाला यदि कुल बल आघूर्ण शून्य है, जीरो है, तो पिंड घूर्णन गति नहीं करेगा, घूर्णन गति नहीं करेगा, पिंड घूर्णन गति नहीं करेगा। क्लियर। इसको हम घूर्णी साम्यावस्था में कहते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल आपके सामने है कि दंड तुला, कि जो तुला है उसमें दोनों एक पलड़े होते हैं, एक तरफ बाट रखा जाता है, दूसरी तरफ सामान रखा जाता है जिसका हमें वेट करना होता है, उसे हम कह रहे हैं दंड तुला। या सीसो, जो बगीचों में लगे होते हैं, पार्क में लगे होते हैं बच्चों के झूलने के लिए सीसो। अब वो संतुलन में कब होंगे, क्योंकि उनके अंदर दो स्थितियां होगी। उनके अंदर कितनी सिचुएशन है, दो स्थितियां हैं, और उन दोनों ही स्थितियों के अंदर आप यहां पर देखें कि इस तरीके से हम बना सकते हैं कि एक उसमें आधार होता है और उस आधार से इस तरीके से एक यहां पर बच्चा बैठ सकता है, इस जगह पर एक इस जगह पर बैठ सकता है। क्लियर। तो यहां से यदि ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी यदि सिचुएशन है, तो आप यहां पर देखेंगे कि इस पीक पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं L1 कंसीडर कर लूं, इसकी डिस्टेंस को मैं L2 कंसीडर कर लूं, यहां पर इस पर नीचे की ओर F1 बल लग रहा है, इस पर नीचे की ओर F2 बल लग रहा है। उस कंडीशन में देखो दोनों, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, इसकी क्या है, घूर्णन अक्ष है। क्लियर। घूर्णन अक्ष इस तल के लंबवत बाहर की ओर है, मतलब ये तल के लंबवत है, यहां से जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं इसके लंबवत है, जो कागज है इसके तल के लंबवत है। क्लियर। तो हम ये जानते हैं घूर्णी साम्यावस्था में समेशन टो इक्वल टू 0, और यहां पर दो टो काम कर रहे हैं, टो 1 प्लस टो 2 इक्वल टू 0। देन यहां से पहला जो टो 1 है वो इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये बल के प्रभाव में इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो एक तो होगा पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की ओर, दूसरा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। तो मैं यहां पर सदिश रूप में ऐसे लिख देता हूं, पहला जो टो है वो तो कितना होगा, बल इंटू घूर्णन अक्ष से दूरी, फिर दूसरा जो टो है वो भी है बल इंटू घूर्णन अक्ष से दूरी, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए मैंने यहां पर ये नेगेटिव साइन दिखाया है।
तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया, F1L1 बराबर F2L2 आ चुका है। क्लियर। ये जो टो1 है वो तो है F1L1 और टो2 है वो है F2L2। क्लियर। अब जो टो यहां पर तो लग रहा है टो1, यहां पर टो2, और टो1 यदि बड़ा होगा तो ये वाली भुजा नीचे आ जाएगी, और टो2 बड़ा होगा तो ये नीचे आएगी। जो बड़ा होगा उसी का प्रभाव दिखेगा। तो यहां पर भी हमने नोट्स में भी देखो अच्छे से दिखाया है कि F1L1 बराबर होगा F2L2 के, और जब टो1 बड़ा होगा टो2 से तो बाईं भुजा नीचे की ओर झुक जाएगी। इसी तरीके से यदि टो2 बड़ा होगा तो दाईं भुजा नीचे की ओर झुक जाएगी। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर एक अन्य एग्जांपल और लेकर चल रहा हूं आपके सामने कि यदि किसी वस्तु कोई यदि साम्यावस्था में है और इसके ऊपर आप देखेंगे कि यदि कुछ विचलित करने पर इसके भार की क्रिया रेखा आधार से होकर गुजरती है। देखो इसको समझना अच्छे से कि ये हमारे पास में कोई पिंड है, ये हमारे पास में क्या है, कोई पिंड है इस तरीके से, और इसके ऊपर ये प्रतिक्रिया बल लग रहा है R, और इसके गुरुत्वीय केंद्र पर नीचे की ओर बल काम कर रहा है W, जो कि भार के रूप में है। दोनों यदि एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं, दोनों यदि क्या है, एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं, तो जो पिंड है वो साम्यावस्था की स्थिति में रहेगा। ठीक है। अब यदि हम इस पिंड को थोड़ा सा इधर घुमा दें तो ये इसके प्रभाव में इधर की ओर गति करेगा, और यदि थोड़ा सा इधर घुमा दें इस तरीके से तो इस बल के प्रभाव में ये इधर जाएगा। क्लियर। तो एक तरफ लुढ़क जाएगा। क्लियर। यहां पर आप ध्यान दें कि इसके भार की क्रिया रेखा के आधार से होकर गुजरती तो बाह्य बल को हटा लेने पर ये पूर्वावस्था प्राप्त कर लेती है, जबकि भार की क्रिया रेखा यदि आधार से होकर गुजरती है तो वस्तु बाह्य बल आघूर्ण के कारण से एक और लुढ़क जाएगी और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त कर पाएगी। इसको चलिए मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। ये हमारे पास में कोई वस्तु है ऐसे, ठीक है। इसमें यहां पर नीचे की ओर काम कर रहा है W, और इधर ऊपर की ओर काम कर रहा है R। दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से थोड़ा सा झुका दिया है। इधर ऊपर काम कर रहा है R, और नीचे यहां पर इसके गुरुत्व केंद्र पर W काम कर रहा है। तो देखो W यहां से गुजर रहा है तो इसके प्रभाव में ये इधर लुढ़क जाएगा। और यदि आप इसको थोड़ा सा ही घुमाते हैं, थोड़ा सा ही घुमाते हैं, देखो इस कंडीशन में ये मैंने इसको थोड़ा सा कम घुमाया है तो इसके ऊपर G इधर काम कर रहा है, सॉरी W इधर काम कर रहा है G पर, और ये R इधर काम कर रहा है। तो ये वाला जो पिंड है वो इधर आ जाएगा। तो इसके ऊपर दोनों बलों का प्रभाव लग रहा है, घूर्णन गति करेगा और ये अपनी इस अवस्था में वापस लौट आएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर, कंपेयर करते हैं घूर्णन गति और रैखिक गति को। तो घूर्णन गति और रैखिक गति को कंपेयर करने पर हम पाएंगे कि आप इसे देखें अच्छे से कि बल आघूर्ण जो टो है उसका तो फॉर्मूला होता है I इंटू अल्फा, कि टो के हमारे पास में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। देखिए ये जो टो बराबर I इंटू अल्फा होता है, ये जो I है इसको हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या कहा जाता है, जड़त्व आघूर्ण इसको कहा जाता है। ये जो अल्फा है इसको हम कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कोणीय त्वरण इसको कहा जाता है। जबकि रैखिक गति के अंदर F बराबर ma होता है। कार्य का फॉर्मूला रैखिक गति के अंदर तो होता है बल गुणा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। और घूर्णन गति के अंदर बल के स्थान पर तो बलाघूर्ण, विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन आ जाएगा। ध्यान रखें। फिर शक्ति की बात करें
तो रैखिक गति के अंदर शक्ति होती है P बराबर बल इंटू वेग, इस तरीके से। जबकि इसमें क्या आ जाएगा, बल के स्थान पर बल आघूर्ण, और देखिए वेग के स्थान पर आ जाएगा कोणीय वेग, ये ओमेगा है विद्यार्थियों, ठीक है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, ये टो इंटू ओमेगा है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं बल की डेफिनेशन। तो F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर dp अपॉन dt, जबकि घूर्णन गति में आ जाएगा कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, टो वेक्टर इक्वल टू dl वेक्टर अपॉन dt। क्लियर। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर कई जगह पर आता है बलयुग्म आघूर्ण बलयुग्म। तो देखिए बलयुग्म या बलयुग्म आघूर्ण क्या है, तो यहां पर बलों का एक जोड़ा होगा। जैसे ये हमारे पास में कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर इधर कोई बल काम कर रहा है F, इधर कोई बल काम कर रहा है F। तो ये दो बल काम कर रहे हैं, और तो इस बल के प्रभाव में ये क्या पिंड क्या करता है, इस तरीके से घूर्णन गति करता है, ऐसे घूमेगा। तो इसको हम कहते हैं बलयुग्म आघूर्ण। क्या कहा जाता है, बलयुग्म आघूर्ण कहा जाता है। दोनों बलों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसे हम इस प्रभाव को, क्रिया रेखा अलग अलग, इसकी ये तो इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, ये वाला बल इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है। क्रिया रेखा यदि भिन्न भिन्न है तो ये बलयुग्म आघूर्ण क्रिएट करेंगे। तो बलों का ऐसा जोड़ा जो पूर्णतः मुक्त पिंड को घुमा दे, बलयुग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, बलयुग्म कहलाता है। देखो बलयुग्म उन दो बलों का संयोजन होता है जो परिमाण में समान व दिशा में विपरीत, और उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है। तो इस बल के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म आघूर्ण। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम आपके सामने दिखाया है। इस डायग्राम में दो बल हैं, एक ये वाला बल है और दूसरा ये वाला बल है। और इन दोनों बलों के कारण से ये जो पिंड है वो इधर, ये जो छड़ है वो इस तरीके से घूर्णन गति करती है। हालांकि जो फॉर्मूला है वो वही बना रहता है, अब भी बलयुग्म आघूर्ण का भी वही फॉर्मूला रहेगा, आप ध्यान में रखें। टो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एक और कंडीशन आप देख लीजिए कि बलयुग्म और बल आघूर्ण के अंदर क्या होता है। बलयुग्म में दो बल काम करते हैं, बल आघूर्ण में एक ही बल काम करता है। इसमें दोनों ही बाह्य बल होते हैं, इसमें एक बाह्य बल होता है, एक जो निकाय है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्रिएट होता है। तो बलयुग्म में बनाने वाले दोनों बल बाह्य बल होते हैं, जबकि बल आघूर्ण में एक बाह्य बल, दूसरा उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप काम करता है। क्लियर। फिर देखें बलयुग्म द्वारा किसी तार को ऐंठने में किया गया कार्य का फॉर्मूला 1/2 C इंटू थीटा स्क्वायर। देखिए विद्यार्थियों, यदि हम किसी रैखिक गति के अंदर किसी पिंड को या स्प्रिंग को, प्रत्यास्थ वस्तु को खींचें, तो W बराबर हम ये जानते हैं हाफ के अक्स स्क्वायर होता है। इसमें यहां पर क्या आ जाएगा, घूर्णन गति के अंदर या बल आघूर्ण लगने पर जब किसी पिंड को हम ऐंठें या तार को यदि ऐंठन क्रिएट करवाएं, तो C इंटू थीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये जो C है वो है ऐंठन नियतांक, और जो थीटा है वो है कोणीय विस्थापन। क्लियर। अब आप देखें यहां पर कुछ कंडीशन, घूर्णन गति कब होगी, रैखिक गति कब होगी, और घूर्णन और रैखिक गति दोनों कौन सी स्थिति में होने वाली है। क्लियर। डायग्राम से ही समझ लेते हैं कि दो बल काम कर रहे हैं यहां पर, एक बल इधर काम कर रहा है, दूसरा बल इधर काम कर रहा है। दोनों बलों का परिमाण समान हो, दोनों बल क्या हैं, परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कुल बल 0 हो जाएगा, बल आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। क्लियर। फिर दूसरी वाली कंडीशन क्या है, बल तो समान है लेकिन क्रिया रेखा इनकी भिन्न भिन्न हो, तो क्या होगा, देखो बल, कुल बल तो 0 हो जाएगा, एक तो F काम कर रहा है, दूसरा माइनस में F काम कर रहा है, कुल बल 0 हो जाएगा। लेकिन बल युग्म आघूर्ण यहां पर अब की बार 0 नहीं होगा।
तो इस स्थिति के अंदर घूर्णन गति होगी। कौन सी गति होगी? घूर्णन गति होगी। और कंडीशन क्या हो सकती है? बल तो असमान हो और समान क्रिया रेखा के अनुदिश गतिशील हो। यहां पर दो बल काम कर रहे हैं, F1 तथा F2। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, परिमाण यहां पर अलग अलग है। तो यहां पर बल युग्म आघूर्ण तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। लेकिन बल 0 नहीं होगा, बल 0 नहीं होगा। और बल 0 नहीं होगा तो यहां पर कौन सी गति होगी? रैखिक गति यहां पर होने वाली है। फिर अंत में आप देखें कि समान बल काम कर रहे हैं, सॉरी असमान बल काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक F1 दूसरा F2, दो अलग अलग बल काम कर रहे हैं। इनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर कुल बल 0 नहीं होगा, कुल बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। कुल बल 0 नहीं है तो इसका मतलब वहां पर रेखीय गति होगी। कुल बल आघूर्ण 0 नहीं है तो वहां पर घूर्णन गति होगी। और जब घूर्णन गति और रेखीय गति दोनों होती है तो वहां पर लोटनिक गति होगी। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें बल आघूर्ण के बारे में आपने संपूर्ण जानकारी ली, आपने अच्छे से इसको देखा, समझा। विद्यार्थियों, अब इस टॉपिक के ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में लगातार कंटिन्यू बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।